क्या हो अगर किसी को पता चले कि हमारे स्मार्टफोन का मेडिटेशन ऐप, क्वांटम फिजिक्स की सबसे हैरान करने वाली थ्योरीज और यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प किताबों के कुछ बड़े आइडियाज, ये सब एक ही प्राचीन जगह से आते हैं। आज हम आधुनिक दुनिया के कुछ सबसे बड़े विचारों के इसी छिपे हुए सोर्स कोड को उजागर करने वाले हैं। अब ये तीनों चीजें सुनने में तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? कहाँ विज्ञान की वो जटिल दुनिया और कहाँ मन की शांति की तलाश। लेकिन इनके बीच एक बहुत गहरा और हैरान कर देने वाला कनेक्शन है जो हजारों साल पुराना है। जी हाँ, इन सब का सोर्स है प्राचीन भारतीय दर्शन। ये वो आइडियाज हैं जिनका वेस्टर्न वर्ल्ड पर एक बहुत ही गहरा और अक्सर अनदेखा किया गया असर पड़ा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे समय और सरहदों को पार कर गए। हमारी कहानी की जो पहली लहर है वो उठती है 19वीं सदी में। ये वो वक्त था जब वेस्ट के फिलोसोफर्स ने पहली बार प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद पढ़ा और इसने उनके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इस असर के बिल्कुल सेंटर में है अद्वैत का सिद्धांत। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया है कि सब कुछ एक है। इंसान और यूनिवर्स के बीच कोई अलगाव नहीं है, ये बस एक भ्रम है। ये एक ऐसा आइडिया था जो वेस्टर्न फिलॉसफी को सचमुच हिलाकर रखने वाला था। जैसे कि मशहूर जर्मन फिलॉसफर आर्थर शोपेनहावर को ही ले लीजिए। वो उपनिषदों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे मेरे जीवन का सुकून कहा। उन्होंने इन आइडियाज को अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बनाया और बस यहीं से ये लहर पश्चिम में फैलनी शुरू हो गई। और ये लहर अटलांटिक पार करके अमेरिका पहुंची और वहां ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट की नींव बनी। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने इंसान के अंदर की दिव्यता की बात की। हेनरी डेविड थोरो ने प्रकृति की एकता को खोजा। ये दोनों ही विचार सीधे सीधे वेदांत से प्रेरित थे। और बाद में एल्डर्स हक्सले जैसे विचारकों ने भी इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं है। शायद इसका सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे से मिले। भला ये कैसे हो सकता है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ मॉडर्न फिजिक्स को समझने में मदद करें? असल में हुआ ये कि 20वीं सदी की शुरुआत में अर्विन श्रोडिंगर जैसे क्वांटम फिजिसिस्ट ने एक बड़ी ही अजीब दुनिया की खोज की जहां हकीकत के नियम टूटते हुए लग रहे थे। एटम के लेवल पे कुछ भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। इसे समझने के लिए उन्हें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत थी और वो उन्हें वेदांत में मिला। जरा क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में सोचिए, जहां दो पार्टिकल्स चाहे कितनी भी दूर हों, एक रहस्यमयी तरीके से जुड़े रहते हैं। एक में बदलाव होता है तो दूसरे पर तुरंत असर पड़ता है। ये बिल्कुल अद्वैत के उस आइडिया जैसा है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। या फिर इस आइडिया को देखिए कि देखने वाला ही परिणाम को प्रभावित करता है। ये तो सीधे सीधे अद्वैत की इस सीख से मेल खाता है कि देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच का फर्क एक भ्रम है। और ये बात सिर्फ अद्वैत तक ही सीमित नहीं है। सांख्य जैसे दूसरे भारतीय दर्शन जो चेतना और पदार्थ के बीच फर्क करते हैं, आज भी क्वांटम फिजिक्स में चेतना की भूमिका को लेकर जो बहसें चल रही हैं, उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। इन आइडियाज ने सिर्फ यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को ही नहीं बदला, बल्कि इन्होंने हमारे मन की अंदरूनी दुनिया में भी एक क्रांति ला दी। और ये है तीसरी लहर, जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ को एक नया आकार दिया है। इसका पूरा एक सफर है। ये पतंजलि के प्राचीन योग सूत्रों से शुरू होता है, जहां मन को कंट्रोल करने की टेक्निक्स बताई गई हैं। फिर बौद्ध ध्यान की पद्धतियां आती हैं जो हमें अवेयरनेस और डिटैचमेंट सिखाती हैं। और आज जॉन काबर्ट-जिन जैसे लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों को माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन यानी MBSR जैसी वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी थेरेपी में बदल दिया है। यहाँ तक कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक कार्ल युंग ने भी उपनिषदों से प्रेरणा ली। उनकी इंडिविजुएशन की जो प्रक्रिया है, यानी अपने सभी हिस्सों को जोड़कर एक संपूर्ण इंसान बनने का सफर, वो सीधे सीधे आत्म साक्षात्कार के भारतीय कॉन्सेप्ट से प्रभावित थी। इसी तरह अनात्मा का बौद्ध सिद्धांत कि हमारा सेल्फ या ईगो कोई पक्की चीज नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं का एक बहाव है, ये मॉडर्न कॉग्निटिव थेरेपी की नींव है। ये थेरेपी लोगों को ये समझने में मदद करती है कि वो अपने विचार नहीं हैं और इस तरह नुकसान पहुंचाने वाले थॉट पैटर्न्स को तोड़ने में मदद मिलती है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़ी लहर पर कि कैसे ये आइडियाज किताबों और लैब से बाहर निकलकर हमारी ग्लोबल कल्चर और आध्यात्मिकता का हिस्सा बन गए।
इस सफर में कुछ बहुत ही अहम मोड़ आए। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण दिया। फिर 20वीं सदी के बीच में जब महात्मा गांधी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा और सत्य की ताकत से बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती है। और आज योग एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। गांधी का असर तो बहुत ही गहरा था। उनके अहिंसा के सिद्धांत ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिविल राइट्स मूवमेंट और नेल्सन मंडेला के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को सीधे सीधे प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बदलाव के लिए हिंसा जरूरी नहीं है। और योग की बात करें तो आज ग्लोबल योग इंडस्ट्री की कीमत 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक प्राचीन दर्शन एक ग्लोबल कल्चरल और इकोनॉमिक फोर्स बन गया है। तो ये है प्राचीन भारत की गूंजें। ये सिर्फ इतिहास की किताबों या म्यूजियम तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी हमारी फिलॉसफी, हमारी साइंस, हमारी साइकोलॉजी और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा हैं और गूंज रही हैं। चाहे वो एकता का सिद्धांत हो या अहिंसा का रास्ता, ये आइडियाज अब सिर्फ भारत के नहीं रहे, ये एक ग्लोबल विरासत का हिस्सा बन चुके हैं जो हमारी दुनिया को समझने और बेहतर बनाने के तरीके को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो आखिर में ये बात साफ है, इन प्राचीन विचारों ने हमारी आधुनिक दुनिया को बहुत गहराई से आकार दिया है। सवाल अब ये है कि भविष्य में ये विचार हमें कहाँ ले जाएंगे।